आज हम लोग जनतन जी संवाद की नमस्ते। ओर से हाँ। आज विचार गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख किसान नेता अक्षय जी, जो कि अभी हाल में हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर के वाराणसी से गए थे, मोतिहारी से पैदल यात्रा करते हुए ये तो इतनी परेशानी झेल करके जो गए हैं, तो हम उनके और उनके सहयोगी हिमांशु जी की बात सुनना चाहेंगे कि उन्होंने इस यात्रा में क्या महसूस किया, उनको क्या परेशानी हुई या अच्छा ही लगी, या क्या लगता है कि इस यात्रा का आगे चल कर के क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं और इसका संचालन हमारे वरिष्ठ साथी प्रभात जी करेंगे, जो कि ये भी बोधगया में किसान आंदोलन को लेकर के इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। तो ये जो सवाल जवाब हैं या जो बातें हैं, ये प्रभात जी करेंगे। धन्यवाद। अक्षय जी। जी नमस्ते। नमस्ते। रामचरण जी ने जैसा कहा कि आपकी जो लंबी पदयात्रा हुई और थोड़ा पदयात्रा का विषय जो है वो जो किसान आंदोलन है उससे थोड़ा हट के या कुछ उसमें जोड़ने की कोशिश आपकी रही है, तो उसका आपका जो अनुभव है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ किसानों पर, उससे क्या बल मिलेगा पूरे किसान आंदोलन का को, तो उसके बारे में उस संदर्भ में अगर आप अपनी बात अपनी रखें। जी आदरणीय रामचरण जी, प्रभात जी और सबको मेरा प्रणाम। बात यह है जी कि हम लोग को जो किसान मूवमेंट जो दिल्ली में चला, संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें शामिल होने के बाद हम पहली बार जी की जब दिल्ली गए थे जी की जनवरी 15 को 8 बस में करीब करीब 400 करीब लोग गए थे जी की दिल्ली। उसका बाद हमको महसूस हुआ कि अगर इंटेंसिव काम करना है और लोगों का बीच में जागृति लाना है, तभी हमको एक पदयात्रा अगर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा गहराई से हो सकता है। उस चीज को सोचते हुए हम लोग चंपारण से बनारस का जो पदयात्रा तय किए। चंपारण इसलिए कि 1970 में गांधी जी चंपारण आए थे। उस समय नील खेती को लेकर जो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में आवाज बुलंद किए थे गांधी जी ने, और पहले जो किसान का मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़े थे, सत्याग्रह किए थे, इसलिए 104 साल पहले जो गांधी जी किए थे और 104 साल बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने जा रहे हैं। पूरा देश भर में किसान का जमीन को छीनने के लिए एक पूरा षड्यंत्र में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए उस चीज को लेकर गांधी जी का संदेश लेकर जो कि चंपारण से बनारस पैदल में चलकर जाना है, उसको तय किए। और हमने जब ये शुरुआत किए चंपारण से मोतिहारी से, जहां गांधी जी को गिरफ्तार करके कि कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, कि जहां गांधी जी का संग्रहालय है, वहां से शुरुआत किए। तभी इनिशियली हमको वहाँ का जो और सारे ग्रुप्स जो है, सारे लोगों का बीच में वो जानकारी देना और उस चीज को ऑर्गेनाइज करना, उसमें तो काफी कठिनाई महसूस हुई, मगर अंतिम परिणति अच्छा हुई। क्योंकि जिसमें हमने मोतिहारी से अगर शुरुआत के देखे, ये लोगों का बीच में जो आम आदमी है उसका बीच में एक अच्छा स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स डेवलप हुआ है। ये अंदर से स्वतःस्फूर्त जो एक आग्रह है वो पैदा हुआ, उसमें कई लोग शामिल होते गए हैं। और धीरे धीरे सारी ग्रुप्स को शामिल करने में एक पूरा जो सफलता मिली। पहले तो जी की थोड़ा सा संशय था जी कि क्या कैसे है, कौन कैसे करके लेकर जाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज को लेकर। अगर आम आदमी जो है, जब भी हमने उसमें जोड़े किसान का, ये एक तो बात है जी कि पूरा इतना दिन 10 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठा है, 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी
सॉरी, जो सरकार का जो मंशा है और प्रधानमंत्री अभी तक उनका अंदर में संवेदना पैदा नहीं हुआ इवन किसान से मिलने के लिए है। और जो तीनों काला कानून का रद्द करने का बात है, एमएसपी गारंटी कानून का लागू करने का बात है, ये बात तो दूर का बात है। पर हमने कुछ सवाल रखे। जब यहीं से गांधी जी का संदेश लेकर चंपारण से बनारस जाएंगे, बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कुछ सवाल रखे। जो सवाल इस किसान का, सेंट्रल सवाल तो किसान का है, किसान का कानून का है, जो काला कानून का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, मगर उसका साथ और कुछ सवाल पे उस को रखने के लिए कोशिश की है। और वो जो 10 सवाल रखे और उसका साथ साथ जो 11वीं सवाल जोड़ गया, उसका साथ 3 तारीख का घटना जो लखीमपुर में हुई, जिसमें मैंने इतना नैतिकता गिर गया कि जिसमें गृह मंत्री का बेटा ने इस प्रकार का 4 किसान को मारने का बावजूद भी ना उन्होंने इस्तीफा दिए, ना प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करने के लिए कोई कदम उठाए। इसलिए ये सारे सवाल को लेकर हम लोगों से बातचीत करके आगे बढ़े। हमने देखे जी, किसान और खेती केंद्र बिंदु को में रखते हुए ये सारी सवाल इर्द गिर्द में लोगों का बीच में जो रेस्पॉन्स आया है, लोग अगर कोई कहाँ किसी का ईगो टकराता है, कोई अगर नेता नहीं आता है, मगर कर्मी आ जाता है, और उसका जो आम आदमी है, एक जगह में तो आप बोलते कि हमको इस मूवमेंट में जुड़ने का काफी आग्रह है, मगर कोई हमसे इस प्रकार में डायलॉग्स नहीं किया है। और आप जिस प्रकार का डायलॉग्स करके गांव गांव जाते हैं और एक पूरा एक रैली करके जाते हैं, पदयात्रा करके जाते हैं, उसपे लोगों का मन में अपने आप एक सवाल पैदा होता है, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हमने हर जगह पर देखे उस प्रकार का आग्रह, आम आदमी का उस मन में जो आग्रह है, जो उसका अंदर में जो एक जुड़ने का, मूवमेंट से जुड़ने का जो इच्छा है, क्योंकि किसान हर प्रकार का सामना कर रहा है कि अ, उसका साथ ही है कि हमको कैसे उसी चीज को अगर कोऑर्डिनेट किया जाता है, अलग अलग जो एक ढंग से आंदोलन खड़ा हो पाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोगों में रेस्पॉन्स है और लोगों को उस ढंग से समन्वित समन्वित एक समन्वय करने में एक योजना व एक एक प्रोग्राम, एक सही ढंग से जो एक रणनीति बनना चाहिए वो बना नहीं। अगर वो रणनीति बनेगा उसको एक काफी प्रभावी उसका ये रहेगा जन आंदोलन का, और वो उसमें आम आदमी जुड़ेगा। और आज का जो कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का जिस प्रकार का स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, ये कि लोगों को कई प्रचार, कई दुष्प्रचार इस प्रकार का है, ये तो बड़ा किसान का आंदोलन है, छोटा किसान का नहीं है, इसलिए छोटा किसान नहीं जुड़ रहा है। हम बोले देखिए देखिए, उड़ीसा से जो किसान आए वो तो सब छोटा ही किसान है, ठीक है ना। और ये बात ये है कि इसमें तो पहले छोटा किसान ही मरेगा, बड़ा किसान तो बाद में मरेगा। पहले जो प्रभावी जो परिणाम उसका पड़ेगा वो छोटा किसान का पड़ेगा। छोटा किसान पहले खत्म होगा, इसका मतलब बड़ा किसान खत्म होगा। इसलिए समझाने का जो बात है, डायलॉग करने का, संवाद करने का जो बात है, वो संवाद करने का प्रक्रिया, ये पदयात्रा एक सही तरीका था जिसमें वो संवाद हो पाएगा। और आम आदमी क्या सोचता है, नेता क्या सोचता है नहीं, कैडर क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है, उस चीज को जानने के लिए हमको मिनिमम सीखने के लिए और जानने के लिए अवसर मिला, जिसमें हम जान पाए कि आम आदमी इस ढंग से सोचता है। अगर उसको सही ढंग से कोऑर्डिनेट किया जाए, सही ढंग से उसका उनका अंदर में समन्वय स्थापन किया जाए, रणनीति लिया जाए, तभी एक प्रभावी ढंग से आंदोलन पैदा हो सकता और ये जो साम्राज्यवादी का जो चक्रव्यूह है उसको जवाब दे पाएगा। आपके जो 20 सवाल थे प्रधानमंत्री से करने के, और 10 आपने सवाल। उस 10 सवाल और उसको आपने जनता में रखा, जी। तो उस संदर्भ में जनता आपके हिसाब से कैसा संवाद हुआ, उसमें क्या जनता का किस तरह से उस पर रिस्पॉन्स आया सवालों देखिए पर? देखिए, जब भी हम स्लोगान देकर जाते थे, सिर्फ नहीं जी कि काला कानून हटाओ वापस लो कि एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, उसका साथ साथ बेरोजगारी का सवाल है। प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार देंगे, वो कहाँ गया है। प्रधानमंत्री बोलते 2022 तक किसान का आय दोगुना हो जाएगा। वो तो पेट्रोल डीजल से महंगाई का दौर चला है, जिसमें खाने का तेल ही 200 रुपया हो गया, 100 से 200 रुपया हो गया।
उसमें तो देखिए किसान का आय तो आधा हो जाएगा, दुगना कैसे होगा? ये सारी सवाल जो है अपने आप में, जैसे स्वास्थ्य का सवाल है, हैं? कोरोना का काल में जिस जो स्वास्थ्य का जिस ढंग से डील किया गया, जिस ढंग से आम आदमी परेशान हुआ, ये जब इस चीज को हम लोगों से डायलॉग करके, चाहे स्लोगान के माध्यम से हो और संवाद का उनका बीच में हम डायलॉग करते हैं, उस माध्यम से हो हमने देखे जो मिनिमम आम आदमी को वो चीज टच कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है, उस चीज को, उसका अंदर में चीज को लग रहा है कि ये सही सवाल है, अपनी सवाल है, हाँ? कृषि केंद्र बिंदु है, और कृषि केंद्र बिंदु है, पर उसका परिधि में ये सारी सवाल उनका उनका हृदय को स्पर्श करता है, अगर उसको सही ढंग से रख रख पाते हैं हम। और हम जिस ढंग से बातचीत लोगों से और एक स्लोगन भी कोई सुनता है, तभी वो बोलता है अच्छा, ये आप बोलते हैं कि ये बनारस चलो बेरोजगारी सवाल हल करने के लिए, मतलब क्या है? ये तो किसान का ही है। फिर हम उसको किसान खेती को जोड़कर रखते हैं, ये किसान को बचाने का भी रोजगार का सवाल है, मगर वो रोजगार का सवाल को किस ढंग से प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे जी कि वो रोजगार देंगे, खेती को इंडस्ट्रियलाइज मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को देकर वो रोजगार देंगे जी की वो बात कर रहे हैं, उसमें रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए उसको जोड़ने का सवाल है, डायलॉग्स में जोड़ने का सवाल है, और इसलिए उसको अगर जोड़ लेते हैं, अगर समझा देते हैं जोड़कर, तो वो समझ जाता है, ये बात है। इसलिए डायलॉग सवाल जवाब आगे बढ़ेगा तो चीज आगे आएगा। अच्छा, हिमांशु जी, आप अपनी बात रखिए जोड़ते हुए। आप भी पूरे पदयात्रा में थे। जी, सबको नमस्कार मेरा। जैसा कि प्रभात जी, अक्षय भाई ने बताया, उसको जोड़ते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई इस पदयात्रा को शुरू करने में, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि कौन सा समूह चंपारण से क्यों कर रहा है। चंपारण में तो कोई संगठन से जुड़ा नहीं है, इसलिए जो संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न संगठन वहां पहले से काम कर रहे थे, उनके बीच में भी कंफ्यूजन था। लेकिन हमने जो इस उद्देश्य के लिए, मुझे लगता है कि नवनिर्माण किसान संगठन ने और बाकी उससे जुड़े समूह और व्यक्तियों ने इस पदयात्रा का चयन किया था, मुझे लगता है कि वो उद्देश्य बड़े अर्थों में काफी सफल रहा। और वो इसलिए सफल रहा क्योंकि जो गांधी जी की बात है, हमने वो बात बनारस तक लगभग 350 किलोमीटर की जो 19 दिनों की पदयात्रा है, उसमें वो मैसेज कन्वे करने में कामयाब रहे, देने में कामयाब रहे। और उसके मूल बिंदु में वो तीनों काले कानूनों को वापस लो और एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों होना जरूरी है, और उससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों को क्या फायदा है जहां एमएसपी मिलता ही नहीं। ये बात मुझे लगता है कि C2+50% वाली बात दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर, यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोग, मुझे लगता है, और नीचे ले जाने में कामयाब रहे, जो इस पदयात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य भी था। और इसके साथ साथ उन 5 मुद्दे से जुड़े 10 सवाल, यानी दवाई, पढ़ाई, कमाई, महंगाई और उचित मूल्य, इससे जुड़े हुए 10 सवालों को हम लोगों ने लगातार उछाला। 20,000 पर्चों के माध्यम से रास्ते भर में बांटे गए, और लगभग 30 से 35 बीच बीच में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी हुई हैं, और 4-5 प्रमुख सभाएं पूरे रास्ते में विभिन्न जिलों में। तो इसके माध्यम से हम लोग, मुझे लगता है कि जो उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उन तक ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि ये काले कानून कितने गड़बड़ हैं, इनसे उनको क्या नुकसान होने को है, और एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी तो कितना फायदा उन्हें मिलेगा। और जो पलायन है हमारे क्षेत्रों का, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, इस पलायन का भी एक बहुत बड़ा समाधान एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी है। क्योंकि जब खेती किसानी में उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना जो उससे वादा किया जाता है पर उसे मिलता नहीं, अगर उसकी गारंटी होगी तो वो अपने गांव में रह के भी वो रोजगार को खोजने की जरूरत नहीं होगी, वो खेती किसानी से काम कर सकता है और उसको आत्महत्या करने या पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मजबूती से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के किसानों के बीच में हम लोग रखने में कामयाब रहे हैं, मुझे लगता है, जहां तक भी हम गए हैं। और रास्ते भर में कठिनाई तो काफी रही,
नई जगह थी, बहुत लोगों से संवाद पहले हुआ नहीं था, लेकिन 2-3 महीनों की जो भी मेहनत थी, मुझे लगता है कि लाखों लोगों को हम जागृत कर पाने में कामयाब रहे, जो किसान जन जागरण पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन गाजीपुर में दिखे, इसकी कोशिश में एक जो नींव का पत्थर रखने का काम है, वो ये 500 से ज्यादा सत्याग्रही पदयात्रियों ने उन्होंने रखा है, और उसका आने वाले वक्त में इधर के किसान आंदोलन और सरकार की जिस तरीके की नीतियां हैं उसके विरोध में लोगों की मुखरता जो भविष्य में होनी है, उसमें ये इस यात्रा का एक रोल रहे। एक चीज हम पूछना चाहेंगे हिमांशु जी कि बिहार में जी। यह आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, किसान आंदोलन, जबकि ज्यादा पंजाब के लोग बिहार का ही उदाहरण देते हैं, लेकिन बिहार के किसान क्यों नहीं लड़ रहे हैं? रामशरण जी, देखिए बहुत सीधा सा जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैं पंजाब के किसान संगठनों के साथ हम सब लोग वहां दिल्ली के बॉर्डरों पर भी रहे हैं, और मैं उनके साथ लंबे समय से वार्ता में रहा हूँ, ताल्लुकात रहे हैं, और इधर बिहार में भी आने जाने और आप सब लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों से भी मिलने जुलने का अवसर मिला है। तो बिहार में ना खड़ा होने के कारण 3-4 प्रमुख बातें मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आती है। एक, तो यहाँ के किसानों को एमएसपी मिलता नहीं। एमएसपी ना मिलने के कारण जो भी A2 प्लस FL प्लस 50% वाला भी एमएसपी है, उस पे उसकी खरीद नहीं होती, और जब उसकी खरीद नहीं होती तो वो उस खेती के में हमेशा उसका घाटे का मामला है अभी। तो 3-4 एकड़ का किसान भी मैंने देखा कि यहाँ से जाके पंजाब में उसी किसान के यहाँ, जो वहां भी 8-10 एकड़ या 4-5 एकड़ का किसान है, वहां पे वो नौकरी कर रहा या खेती किसानी का मजदूरी कर रहा। एक बात, या बंबई, दिल्ली और बाकी अन्य शहर महानगरों में 8-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा, तो वो पलायन है एमएसपी ना होने के कारण। दूसरा मुद्दा जो मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया कि सघन रूप से न्यूट्रल तरीके से कोई किसान संगठन पार्टियों से अलग हटकर बिहार जैसे राज्य में या पूर्वी उत्तर प्रदेश या कई राज्यों में काम नहीं कर रहे लंबे समय से। अगर वो काम कर रहे होते तो वहां पर भी किसानों की एक आवाज होती, और किसान संगठन, जैसे पंजाब में आप देखिए, बिहार से छोटा राज्य है लेकिन वहां 30-30 किसान संगठन है, हर जिले का अपना एक किसान संगठन है। आज 32 किसान जत्थेबंदियों में 30 किसान संगठन वहां काम कर रहे हैं, तो ये ताकत है। हरियाणा के कई किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लेकिन जब हम बिहार या इधर बढ़ते हैं पूर्वी भारत में या बाकी जगहों पर, तो हम उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में तो देखते हैं कि बहुत कम जगह राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से अलग हटकर किसान संगठन काम कर रहे हैं लगातार। और वो पार्टियों के किसान संगठन है तो उनका वो प्रभाव ज्यादा है नहीं, वो राजनीतिक गुणा गणित में ज्यादा हिसाब किताब है। किसानों की आवाज को हमेशा उठाने वाला, लड़ने वाला, जमीन तक गांव गांव में वो संगठन। ये तीसरी बात मुझे समझ में आई है जिसके कारण से किसान आंदोलन ये यहाँ पर नहीं। और तीसरी बात जो एक और जैसे हमने देखा कि इस पदयात्रा में ही जैसे कि एक खेती किसानी से जुड़े लोगों का जो स्वाभिमान है ना, वो हमारा जुड़ाव कम हुआ है खेती किसानी से इस क्षेत्रों में। उसकी बहुत बड़ा कारण यहाँ के किसानों की छोटी जोत होने का भी है। और जब उनकी छोटी जोत है तो उनके लिए जो आय का माध्यम है वो केवल किसानी नहीं है, उसके अलावा भी और सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई, वो उसके माध्यम से आय प्राप्त करते हैं। तो खेती किसानी का सवाल उनको उतना सीधा सीधा टच नहीं करता है। मतलब इसीलिए हमने इस पदयात्रा में बहुत सारे लोगों की राय थी कि किसानी आंदोलन के अलावा आपको उस जनता से जुड़े दर्द को भी उठाना होगा जो उसने सहा है, चाहे वो नौजवानों का बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना में दवाई का मुद्दा हो, या आम जनता की महंगाई का मुद्दा। ये सारे वो सवाल हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बहुत बुरी तरीके से उन्होंने इसको झेला है, गरीबी, अमीरी, असमानता, पलायन। तो ये वो मुद्दे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको टच करते हैं। इसलिए हमने जो ये पदयात्रा, जब अक्षय जी ने इसको शुरू करने की बात शुरू की, तो लोगों की सलाह से इस क्षेत्रों में जो हम लोग 1-2 महीना गए, लोगों से मिले, तो उनकी सभी सलाहों को सम्मिलित करते हुए हमने ये सवाल भी इसमें जोड़े थे।
तो ये 3-4 बातें मुझे लगता है कि प्रमुख रहा है। और एक और बड़ा रीजन मुझे जो लगता है कारण वो ये कि जैसे पंजाब में आप ये समझिए कि वो एक तरीके से जट है, सिख सरदार कौम है, तो वो एक कम्युनिटी लिविंग की भी भावना उनके साथ है। हमारी सोसाइटी इधर जहाँ हम लोग रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में, यहाँ पार्टियों में और राजनीति ने बहुत तोड़ा है हमारे समाज को। और समाज के रूप में हम लोग एकजुट करने में या तो नाकामयाब हुए हैं या उसके मकड़जाल को तोड़ नहीं पाए, एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की ताकत का बहुत बड़ा कारण उनके समाज का एकजुट होना भी है। कि कोई भी ऐसा सवाल जो उनके समाज को तोड़ रहा होगा, जो उनको दर्द दे रहा होगा, उस पे उनका समाज एकजुट होकर खड़ा होगा। जबकि राजनीति का हस्तक्षेप मुझे लगता है कि हर जगह कमोबस एक ही जैसी है, लेकिन फिर भी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बातें उसने समाज को ज्यादा तोड़ा है। आप देखिए, बिहार से ज्यादा गरीब राज्य तो उड़ीसा है, लेकिन वहां नवनिर्माण किसान संगठन काम कर रहा, तो वो बिहार से भी ज्यादा गरीब किसान इस पदयात्रा में ज्यादा संख्या में शामिल हुए और पूरे यहाँ तक बनारस तक आए। या आप देखिए और राज्यों से भी लोग जुड़ते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि कोई संगठन का काम करना पहले से, के मुद्दे को ईमानदारी से सही तरीके से उठाना बिना पॉलिटिकल पार्टी के हुए, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। विश्वास होना जनता का उस पर। और तीसरी बात है कि वो समाज का एकजुटता की भी बात है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये कुछ कारण मुझे समझ में। अच्छा, अब इसका अब अगले चरण के तौर पर क्या सोच रहे हैं आप लोग कि अब इसका फॉलो अप क्या किया जा सकता है या हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे अक्षय जी इसका जवाब दें, ठीक रहेगा। देखिए जी कि सुना जा रहा है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, देखिए हमको लग रहा है जी कि जो संपर्क हुआ है, हाँ, उन संपर्क को लेकर एक बार बैठने का बाद जो जिन लोगों को जो जिन लोगों से जी कि संपर्क हुआ है, जिन लोग काफी आग्रह दिखा है और पूरा कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को साथ दिए, हाँ, उनका साथ बातचीत करने का बाद, हाँ, एक बार बैठकर फिर बाद में एक छोटी छोटी मीटिंग, कई जगह पर जिसमें छोटी-छोटी मीटिंग करने का ज़रूरत है, जिसमें कई लोग बोले हैं जी कि हम 500 लोगों का मीटिंग रखेंगे, 1000 लोगों का मीटिंग रखेंगे, उसमें छोटी-छोटी मीटिंग करने का ज़रूरत है। अगर वो मीटिंग और गहराई से मीटिंग होगी उन लोग साथियों का बीच में, तभी क्या है कि एक यूनिट बनेगा उनका बीच में। और प म और उसका पहले मुझे लग रहा है जी कि जिन लोगों से जो लोग इसका इनिशिएटिव लेंगे क्षेत्र में, पहले उनका साथ डायलॉग करने का ज़रूरत है, 1 दिन का, हाँ, चाहे बिहार का साथियों का हो कि यूपी का साथियों का हो, हाँ, और वो करने का बाद जो पॉइंट हमको नज़र में आता है, जैसे देखिए मैंने एक गाँव बताऊँगा जस्ट जिस गाँव में जी कि उन्होंने इतना वो बालिया का वो गाँव था शायद, जिसमें पूरा जुड़कर माने पूरा समाज जुड़कर उसमें खाने से लेकर सारी जो व्यवस्था की है और बोले जी कि देखिए ये हमारा आप जब भी आएंगे हम यहाँ आपका 2-3 हजार लोगों का मीटिंग कराएंगे और वो मीटिंग जो होगा बहुत पावरफुली मीटिंग होगा और उसमें चीज बात आप रखिए और उसका बाद हम उसको फॉलोअप लेंगे। हाँ, और हमको जितना मीटिंग हुआ उसका बाद वो 2 किलोमीटर पूरा नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर वो छोड़ने गए हमको। इसलिए मुझे लग रहा है कि यही जो बात है, इस बात को अगर हम 20-25 जो पॉइंट है, अगर उस 20-25 पॉइंट पर सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हैं, तभी एक एक बड़ा न्यूक्लियस बन पाएगा, हैं, चाहे बिहार में हो कि यूपी में हो, हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बन पाएगा और उसी न्यूक्लियस जब भी मूवमेंट तभी आगे बढ़ता है जब एक घटना अ, घटित हो जाता है, उसका बाद अगर वो न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो उसका रोल प्ले करता है ना? आज जैसे लखीमपुर का घटना हुई, हैं? ऐसे ही घटना जब भी होता है, उस घटना से अपनी पॉजिटिव रोल कैसे होगा, हैं? जिसमें हम उस लोगों का मानसिकता को लोगों को साथ में लेकर राइट डायरेक्शन देकर हम जा पाएंगे, वो साम्राज्यवाद का जो पूरा ढांचा है, उसको उसको एक चुनौती दे पाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का फॉलोअप लेने का जरूरत है। हमको लगता है कि दिवाली का बाद हम उन सारी साथियों को लेकर एक बार बैठकर फिर बाद में
एक एक मीटिंग जिसमें जो 20-25 पॉइंट है उसमें एक एक मीटिंग करने का जरूरत है, ये हमको महसूस हो रहा है। आप लोगों ने यात्रा में ऐसे कुछ लोगों का नाम चिन्हित किया है, नाम नोट किया है जिनको कि जोड़ा जा सकेगा या जिनकी जी मीटिंग जी बुलाई जा सकेगी? ऐसा जी जी कुछ जी लिस्ट बना है? जी 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 उस प्रकार का कुछ लिस्ट है, उस पर कुछ नाम है, और हाँ, जिन लोगों ने कमिटमेंट का साथ बोले हैं हम जोड़ेंगे हाँ, और उस चीज को फॉलो अप देंगे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए इसमें वो जी अक्षय भाई की बात को मैं थोड़ा और जोड़ देता हूँ, रामचरण जी, कि हम लोगों ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी जिले पड़े उनकी एक मीटिंग बनारस में, और बिहार में जो जिले पड़े उनकी एक मीटिंग, जैसा कि अक्षय भाई ने बताया, दिवाली के बाद पटना में करने की एक फॉलो अप योजना है। और इस मीटिंग में वो सारे लोग जिन्होंने भी पदयात्रा में अपना पॉजिटिव रोल निभाया, चाहे वो वहां पर रहे हों सम्मिलित होकर, या फोन के माध्यम से, या या के माध्यम से, कुछ आवाज हुई, या फोन के माध्यम से, या पीछे से भी जिन्होंने काफी सहयोग किया है, चाहे वो बिहार के साथ ही रहे हों आप सब, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो एक दो मीटिंग लगभग 50-50 लोगों की, एक मोटा मोटी दिवाली के बाद करने की योजना। जी, मैं सवाल पूछूं? जी जी बिल्कुल मनीमाला जी, नमस्ते। जी नमस्ते। अ, ये जो पद यात्रा निकली, कठिनाई तो हुई ही होगी ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि पहले से वो जिस रूट पे आप लोग निकले, पहले से आपके कितने कांटेक्ट थे या आपने वहां जाकर के कांटेक्ट बनाए? अक्षय भाई आप बोले। बोलो बोलो। अच्छा, मणिमाला जी, हुआ क्या कि जब ये तय किया गया तो आप जैसे तमाम लोग, जो हम सब लोगों से परिचित हैं, हम लोग एक दूसरे लोग, ऐसे भी कुछ लोगों ने सहयोग किया, लेकिन ज्यादा भूमिका, बड़ी भूमिका उनकी रही जो नए लोग हमें मिले। और इस पदयात्रा को करने के 2 महीने पहले से ही हमारी टीम ने जगह जगह पर उसकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, अलग अलग जिलों में। और चाहे बनारस में, बलिया में, गाजीपुर में अक्षय भाई खुद ही आए, और उधर चंपारण में, और इसके अलावा भागलपुर में, सॉरी, चंपारण में और छपरा में दिनेश जी और बाकी सहयोगियों के साथ अक्षय भाई ने कई बार हम लोग भी गए, वहां पर मीटिंग हुई। और उन मीटिंग्स के बाद फिर तमाम युवा साथियों ने लगातार बीच बीच में, जैसे बलिया जिले में एक मीटिंग होने के बाद बलिया में जो पॉइंट्स हैं उसके आसपास के गांव के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, कौन भोजन करा सकता है, कौन से स्कूल में रोकने की व्यवस्था हो सकती है, इन सबको करने में लगभग 1.5-2 महीने लगे हैं। और पदयात्रा के पहले, उसके बाद भी तमाम मुसीबतें आई हैं ऐन वक्त पे भी, और व्यवस्थाओं में भी काफी संकट रहा। लेकिन 10 से 12 नौजवानों ने और पूरी टीम ने इसको करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो आपके फोटोज हमें कुछ देखने को मिलते रहे व्हाट्सएप जी ग्रुप में या अखबारों में भी, उसमें लगता है कि महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। जी जी, महिलाओं की लगभग 100 से 150 के बीच की संख्या पूरी पदयात्रा में चलती रही। और कुल संख्या 500 के आसपास रही होगी। जी जी जी, जी कुल संख्या 500। हाँ, फिर तो अच्छा अच्छा माना जाएगा। और समाज के किस वर्ग ने रास्ते में ज्यादा सपोर्ट किया? किसान तो होंगे ही होंगे, पर उनकी और सामाजिक पृष्ठभूमि किस तरह की होगी? देखिए इसमें अलग अलग लोग सपोर्ट किए। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए हाँ, आप सुन अक्षर। रहे। हाँ जी, उसमें अलग अलग लोग सपोर्ट किए। हाँ, जैसे देखिए जी कि बिहार में दिनेश जी वगैरह है, उन्होंने, दिनेश जी जिस ढंग से जी की जो संघर्ष वाहिनी का साथी है उनसे संपर्क किए, और कुछ साथी जी की संघर्ष वाहिनी का बाहर भी कुछ साथी है जो उसमें सहयोग दिए। उसके बाद उन लोग ने कुछ समाज का लोगों को जोड़े हैं, जिसमें उनका भी सहयोग रहा। इसलिए अलग अलग प्रकार का लोगों का सहयोग इसमें रहा है। हाँ,
जिसमें मगर इस विशेष रूप से सब यूपी में हम देखे, यूपी में कुछ जगह पर कुछ पॉलिटिकल लोग आए मगर बिना बैनर बिना झंडा से आए, हाँ, उन्होंने सहयोग दिया, हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं मगर वो पूरा ईमानदारी से, हाँ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते हुए, झंडा नहीं लेते, साथ में खड़े हुए और सपोर्ट दिए। उन्होंने बोले कि हम किसान के लिए खड़ा होंगे, किसान का स्वार्थ के लिए खड़ा, किसान का हित के लिए खड़ा होंगे, इसलिए हम इसमें पॉलिटिकल चीज को यूज नहीं करते हुए हम अपनी जो जिम्मेदारी है समझते हैं उसके लिए खड़ा होते हैं। इसलिए कई प्रकार का लोग इसमें साथ दिए। और इंटरेस्टिंग कुछ लोग, आपको मैं बताऊं जी कि इतना इंटरेस्टिंग ये रहा, रास्ता में मिले जिसमें वो सुनकर जा रहा है, नौजवान सुनकर जा रहा है, दौड़ कर आता है और 100 रुपया देकर जाता है, फिर मेरा कंट्रीब्यूशन 100 रुपया आप रख लीजिए। अरे ये बहुत स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स है, जिसमें नौजवान का अंदर में ये है कि जो गाना हम जब जा रहे थे, गाना चल रहा था, किसानों का स्लोगन चल रहा था, उसको सुनकर कई कई लोग तो आग्रह होकर पर्चा ले लेते थे और कुछ पैसा भी दे जाते थे। मैंने ये बहुत कम लोग का ये में ये हुआ है, और ये बहुत बड़ा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, स्वतःस्फूर्त उनका अंदर में वो रिस्पॉन्स था जी करते हुए। इसलिए मुझे लगता है जी कि मुसीबत जो आता है जी कि जो हमने जो सामने किए वो तो एक अलग बात है, और उसका बीच में जो ये जो रिस्पॉन्स सब आया, वो देख रहे हैं जी कि कुछ जगह पर भाई आप इतना चल रहे हैं, महिला लोग भी चल रहे हैं, ये तो पूरा माने गांधी जी जिस ढंग से किए थे जी कि हम सुन रहे थे जी कि गांधी जी जाते हैं, उसमें महिला लोग, ये लोग, सारी लोग पदयात्रा में शामिल होते हैं, और इस प्रकार का पदयात्रा आप लेकर जा रहे हैं, माने एक स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स है वो पैदा होता था ये में, इसलिए वो बड़ा पॉजिटिव है। कई प्रकार लोगों ने उसमें साथ दिया। जी, तो ये अक्षय जी की सवाल बात पूछने में के ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मेन मकसद ये जानना था कि जो पढ़ा लिखा नौकरी पेशा अच्छी कमाई वाला वर्ग है, उसका क्या एटीट्यूड रहा है? नहीं, वही बोल रहा हूँ, जो वही पढ़ा लिखा जो नौजवान है, वो सुनने का बाद वो तो कोई किसान परिवार से होगा ना, वो दौड़ कर आता है, जो 100 रुपया देकर जाता है वो किसान परिवार से है, वो पढ़ा लिखा है, कहाँ ना कहाँ नौकरी करता है, कुछ करता है, मगर वो सोचता है कि ये जो किसान का ये चल रहा है, ये एक जस्टिफाइड है, एक सही मुद्दा को आप लेकर जा रहे हो, इसके लिए आप मेरा 100 रुपया कंट्रीब्यूशन रख लीजिए। ये जो बात है, मैं बोल रहा हूँ जी कि उसका बीच में उसका अंदर में भी उस प्रकार का स्वतःस्फूर्त ये है, मैंने क्रिया है जी, प्रतिक्रिया है जी कि मैं इसमें सहयोग करूं और जितना कर पाऊं करके चले जाऊं, ये बात है। जी, अक्षय जी ने जो बताया मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। मणिमाला जी, जो जिस सामाजिक कौन कौन से वर्गों की बात आपने जो पूछा है, उसमें आप ऐसे देखिए कि जैसे बाजार में हम लोग पहुंचते थे तो जो वहाँ के व्यापारी वर्ग हैं वो दुकानों में काम करते हैं, वो लोग सुनने आते थे, या जो रास्ते में जा रहे लोग हैं